पॉल जॉब्स और उसकी वाइफ क्लेरा, जो कि स्टीव जॉब्स के रियल मदर साहब नौकरी दे देते हैं, वो भी केवल 12 साल की उम्र में। एक मैगजीन में पढ़े थे कि अफ्रीका में बहुत सारे जो बच्चे हैं भूखमरी के कारण मारे जा रहे हैं, तो कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे बच्चे भूखमरी के कारण मारे जा रहे हैं, उसे कुछ करते क्यों नहीं? क्रिश्चियनिटी से हटा के स्टीव जॉब्स को जैन, बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म जैसे अल्टरनेटिव बिलीवों पे स्टीव जॉब्स विश्वास करने लगते और करके स्टीव जॉब्स क्रिश्चियनिटी को धीरे धीरे छोड़ के हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म जैसे रिलीजन्स को अपनाने लगते। थोड़ा सा आगे बढ़ते स्टीव जॉब्स के कॉलेज लाइफ में। जब स्टीव जॉब्स 17 साल के होते हैं तो स्टीव जॉब्स के फादर और मदर दोनों डिसाइड करते हैं कि स्टीव जॉब्स को कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। लेकिन बैकग्राउंड में ये था कि स्टीव जॉब्स के फादर एक ऐसे कॉलेज को ढूंढ लेते हैं जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा महंगा था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को तो आप जानते ही है क्योंकि वे बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत ही महंगा भी माना जाता है, वेल रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। स्टीव जॉब्स के फादर और मदर स्टीव जॉब्स को ऑरिगन के रीड्स कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं और पता चलता है कि स्टीव जॉब्स बहुत ही घबरा चुके थे क्योंकि रीड्स कॉलेज का जो फीस था बहुत ही हायर था। स्टीव जॉब्स के, अगर मैं बता दूं तो स्टीव जॉब्स के जो फादर थे, स्टीव जॉब्स के फादर का आधा से ज़्यादा तनख्वाह स्टीव जॉब्स के रीड्स कॉलेज के फीस में ही चल जाता था, जिसके कारण स्टीव जॉब्स बहुत ही पहले से ही घबराए हुए थे। स्टीव जॉब्स धीरे धीरे करके कॉलेज में अपना समय बिताने लगे और स्टीव जॉब्स जब कॉलेज में अपना कुछ समय हुआ तो स्टीव जॉब्स को एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम था क्रिश्चियन बर्नान। और कुछ समय स्टीव जॉब्स, बहुत ही सारा समय स्टीव जॉब्स क्रिश्चियन बर्नान के साथ बिताया करते थे। पता चलता है कि स्टीव जॉब्स उससे बहुत ही इम्प्रेस्ड थे, उसके टैक्टिक्स से बहुत ही इम्प्रेस्ड थे। और कुछ ही समय के बाद पता चलता है कि स्टीव जॉब्स को जिस लड़की से प्यार था क्रिश्चियन बर्नान के साथ, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। स्टीव जॉब्स और क्रिश्चियन बर्नान के बीच बहुत ही सारे मतभेद होने लगते हैं और स्टीव जॉब्स और क्रिश्चियन बर्नान का ब्रेकअप हो जाता है और पता चलता है कि क्रिश्चियन बर्नान प्रेग्नेंट हो चुकी है। 1977 में क्रिश्चियन बर्नान और स्टीव जॉब्स का ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन पता एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम था लीसा बर्नान। और स्टीव जॉब्स से क्रिश्चियन बर्नान बोलती है कि ये लीसा किसी और की नहीं, तुम्हारी बेटी है। स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है। आगे जाकर क्रिश्चियन बर्नान बोलती है डीएनए टेस्ट करूँगी और डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि ये किसी और की नहीं, स्टीव जॉब्स की ये बेटी है। तो स्टीव जॉब्स भी हाँ बोल देते हैं कि ठीक है, मैं इसको अपना नाम दूंगा और ये मेरी बेटी भी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मैं इसको एडमिट करता हूँ। और स्टीव जॉब्स की सबसे पहली बेटी थी लीसा बर्नान जॉब्स, जिसको हम लीसा जॉब्स कहते हैं। कि स्टीव जॉब्स बचपन से ही बहुत ही ब्रिलियंट थे, उसे पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही स्टीव जॉब्स को मन नहीं लगता था। स्टीव जॉब्स को फॉर्मल एजुकेशन से सख्त नफरत किया करते। और आगे जाकर स्टीव जॉब्स जब 6 महीने के बाद ही अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देते हैं। 2005 कमेंसमेंट स्पीच में बताते हैं स्टैनफोर्ड के, ये कॉलेज बहुत ही वर्स्ट कॉलेज है क्योंकि ये कॉलेज कोई खास सिलेबस नहीं पढ़ाता है जिससे मेरा इंटरेस्ट जा सके। और ये कॉलेज मेरे फादर का और एक मदर का, मेरी बेकार में 50% से भी ज़्यादा मेरे फादर का इनकम सिर्फ और सिर्फ इस कॉलेज के फीस को ही चुकाने में चल जाता था। और ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसके कारण स्टीव जॉब्स कॉलेज को छोड़ देते हैं। और उसके बाद स्टीव जॉब्स पूरी तरीके से कॉलेज को नहीं छोड़ते हैं, उसे कैलीग्राफी में इंटरेस्ट आता है। कैलीग्राफी का मतलब यही है कि एक हैंड राइटिंग है जो कि एक डेकोरेटिव स्टाइलिश वे में वर्ड्स को लिखा जाता है और ऐसी बहुत सारी इसमें मीनिंग्स होते हैं कैलीग्राफी का। और स्टीव जॉब्स को इसमें इंटरेस्ट आता है। स्टीव जॉब्स रीड्स कॉलेज को पूरी तरीके से नहीं छोड़ते हैं क्योंकि रीड्स कॉलेज उस सिटी का सबसे बेस्ट कैलीग्राफी कॉलेज माना जाता था। इसलिए स्टीव जॉब्स 6 महीने तक कैलीग्राफी का कोर्स लेते हैं और स्टीव जॉब्स ये कैलीग्राफी के कोर्स के ही कारण अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजनों में से एक था, क्योंकि कैलीग्राफी के कारण ही स्टीव जॉब्स एक परफेक्टनिस्ट बनते हैं, एक डेकोरेटिव माइंड बनते हैं, क्रिएटिव माइंड बनते हैं। क्योंकि स्टीव जॉब्स के, अगर आप कोई भी डिज़ाइन को देखेंगे तो स्टीव जॉब्स के कैलीग्राफी के कोर्स के कारण ही आया है। और जो आप iMac के मल्टीपल टाइप फेसेस देखते हैं वो भी स्टीव जॉब्स के कैलीग्राफी के कोर्स के कारण ही हुआ है। उसके बाद स्टीव जॉब्स जब कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देते हैं और अपने फादर को भी नहीं बताए थे कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर, उसके फादर भी बहुत ही गुस्सा होते हैं इस बात के, लेकिन वो मान भी जाते हैं क्योंकि अपने बच्चे से वो बहुत ही प्यार किया करते थे। स्टीव जॉब्स कॉलेज को छोड़ देते तो उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो, उसके जो फादर थे वो एक मध्यम वर्ग से आते थे, उसके फादर कोई रिच फैमिली से नहीं आते थे, जिसके कारण स्टीव जॉब्स अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर सोया करते थे 6 महीने तक। उसके बाद स्टीव जॉब्स रोज़ अपने कॉलेज के समय ही नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी में स्टीव जॉब्स किलोमीटर तक चल के हरे कृष्णा मंदिर में पास ही के एक आइस्कॉन टेम्पल में
मंदिर में खाया करते थे 2 टाइम का भोजन हर शनिवार को। और स्टीव जॉब्स कोक की बोतलों को सेल करके स्टीव जॉब्स अपने खाने का जुगाड़ किया करते थे। और स्टीव जॉब्स बताते हैं ये मेरे लाइफ का सबसे स्ट्रगलिंग पॉइंट्स में से एक था। खाने जैसी बेसिक चीज़ों के लिए भी बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता। अपने स्ट्रगल के बाद भी स्टीव जॉब्स एक डटे रहे। उसके बाद स्टीव जॉब्स एक समय बीतता है, धीरे धीरे करके स्टीव जॉब्स कैलीग्राफी का कोर्स को कंप्लीट करते हैं और आगे जाकर एक अमेरिका की एक अतारी गेमिंग कंपनी के द्वारा स्टीव जॉब्स हायर कर लिए जाते हैं एज कंप्यूटर टेक्नीशियंस। और स्टीव जॉब्स को एक गेम बनाने के लिए भी कहा जाता है और स्टीव जॉब्स बहुत ही अच्छे तरीके से उस गेम को बनाते ही नहीं है, उस गेम को बहुत ही पॉपुलर भी कर देते हैं। और स्टीव जॉब्स जिस कंपनी में काम किए थे अतारी में 1 साल तक, वहाँ पे स्टीव जॉब्स के जो CEO थे अतारी के फाउंडर, वो बताते हैं कि स्टीव जॉब्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही पेचीदा आदमी है। स्टीव जॉब्स बहुत ही वैल्यूबल भी है, बहुत ही मूल्यवान भी है। और वो बताते हैं कि स्टीव जॉब्स बहुत ही स्मार्टेस्ट गाय थे पूरे रूम में। स्टीव जॉब्स का बचपन से ही सपना था कि वो एक ना एक बार भारत जरूर जाएंगे। और भारत जाने का यही मकसद था कि स्टीव जॉब्स कहीं से सुने थे कि नीम करोली बाबा, जो कि भारत में बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज्ञानी माने जाते हैं, बहुत ही एक चमत्कारी व्यक्ति है, जो कि स्टीव जॉब्स जो बहुत ही इंस्पायर करते हैं उस व्यक्ति से। और स्टीव जॉब्स 1974 में भारत आते हैं भारत के दर्शन को करने के लिए। उसका खास मकसद था स्टीव जॉब्स का कि नीम करोली बाबा से मिलेंगे। और 1974 में जब स्टीव जॉब्स भारत आते हैं नीम करोली बाबा से मिलने के लिए, तो उसे पता चलता है कि नीम करोली के जब आश्रम जाते हैं तो वो 1 साल पहले ही नीम करोली बाबा का निधन हो चुका है। और स्टीव जॉब्स इससे बहुत ही दुखी भी होते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स अपने आप को मनाते हैं और वो बोलते हैं कि नीम करोली बाबा नहीं तो क्या हुआ, हम भारत के दर्शन करके हम समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और स्टीव जॉब्स बसों और ट्रेनों से पूरे भारत के गाँव घुमा करते हैं। और सबसे पहले वो दिल्ली जाते हैं, उसके बाद नैनीताल, बनारस, हिमालय जैसे शहरों में और ऐसे बहुत सारी रिलीजियस साइट्स पे भी जाते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हैं जो कि स्टीव जॉब्स के लाइफ को आने वाले वक्त में चेंज करने वाले थे, पूरी तरीके से बदलने वाले थे। और स्टीव जॉब्स उसी समय में इतने इंस्पायर्ड हो चुके थे हिंदुइज्म से कि स्टीव जॉब्स पूरी तरीके से शाकाहारी हो चुके थे। पूरी तरीके से स्टीव जॉब्स मांसाहारी जितने भी खाना था उसको छोड़ चुके थे। स्टीव जॉब्स रोज़ फल फूल, सेब, केले और दूध पिया करते थे। स्टीव जॉब्स इसके अलावा कुछ नहीं खाया करते थे। उसके बाद स्टीव जॉब्स इतने इंस्पायर्ड हो चुके थे, इनसे इन्फ्लुएंस हो चुके थे हिंदुइज्म से, क्योंकि स्टीव जॉब्स पूरी तरीके से अपने सर को मुंडवा चुके थे, अपनी दाढ़ी को मुंडवा चुके थे। और वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ भारतीय कपड़े ही पहना करते थे, सिर्फ और सिर्फ धोती और कुर्ता ही पहना करते थे। और स्टीव जॉब्स सिर्फ और सिर्फ खाली पैर ही चला करते थे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टीव जॉब्स भारत से जो चीज़ें हैं उसको सीखते हैं। और स्टीव जॉब्स भारत से एक और चीज़ को सीखते हैं कि भारत के जो लोग हैं इंट्यूशन को बिलीव करते हैं, अपनी जो आत्म मतलब ज्ञान है उसको यूज़ करके कोई भी काम को किया करते थे। स्टीव जॉब्स भारत से सिंपलिस्टिक चीज़ें सीखते हैं, मिनिमलिस्टिक चीज़ें सीखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ सीखते हैं स्टीव जॉब्स की कर्मा, हमें कर्म पे बिलीव करना चाहिए। और मैं बता दूँ तो जब स्टीव जॉब्स भारत आते हैं उससे पहले स्टीव जॉब्स की लाइफ का मकसद क्या है वो स्टीव जॉब्स को पता ही नहीं था। स्टीव जॉब्स को आने वाले वक्त में करना क्या है वो भी तक पता नहीं था। और स्टीव जॉब्स को आने वाले वक्त में मकसद क्या है वो भी पता नहीं था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कल्चर पे स्टीव जॉब्स बिलीव कर चुके थे, जो कि स्टीव जॉब्स के लाइफ को बर्बाद कर रहा था। लेकिन जब स्टीव जॉब्स भारत आते हैं तो उसके लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, क्योंकि स्टीव जॉब्स बहुत सारे हिंदू फिलोसॉफिकल बुक्स भी पढ़ते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसे परमानंद योगी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद बी हियर नाउ, उसके बाद जो कि बाबा रामदास के द्वारा लिखा गया था। ऐसी बहुत सारी हिंदू फिलोसॉफिकल बुक्स है स्टीव जॉब्स रोज़ पढ़ा करते थे, जिसके कारण स्टीव जॉब्स हिंदुइज्म से बहुत ही प्रभावित भी होते हैं और स्टीव जॉब्स हिंदू संस्कृति से भी बहुत ही प्रभावित होते हैं। और उसके बाद स्टीव जॉब्स जब कर्मा को बिलीव करते हैं तो वो विश्वास करने लगते हैं कि मैं जब इस दुनिया में आया हूँ मैं कोई कर्म करने के लिए आया हूँ, मेरा मकसद यही है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। तो स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि मैं एप्पल की शुरुआत करूँगा।